साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त मैं एक आपके पास वीडियो पेश करने जा रहा हूं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आपने काफी वीडियोस देखे होंगे। एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपने देखा होगा, जहां पर विश्वनाथ पाल ने उद्घाटन किया और विश्वनाथ पाल लोगों से बात किए। वहीं पर नोएडा में आकाश आनंद को आपने देखा और आकाश आनंद लोगों से मुलाकात किए, बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। वहां पे आनंद कुमार जी मौजूद थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं पार्टी के तमाम कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद थे। मगर इंदु चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंची और वहां पर जो भाषण दिया वो आप सुनकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। पूरे मिशन मूवमेंट को उन्होंने चंद मिनटों में बेहतर तरीके से समझा दिया कि बाबा साहब के मिशन पे कौन चल रहा है और कौन छलावा कर रहा है। इस बात को इस वीडियो में उन्होंने क्लियर कर दिया। बाबा साहब कभी भी कुर्सी की इच्छा नहीं रखे, ना सम्मान की। अगर वो चाहते तो भविष्य में बेहतर चीजें, बेहतर लाभ पा सकते थे, मगर समाज के हित के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर कांटों में रास्ता अपनाया। जिस तरह से बसपा काम कर रही है, बसपा मूवमेंट जो बना वो भी इसी रास्ते पे चल रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने बताया, हम आपको सुनाते हैं और रूबरू करवाते हैं इंदु चौधरी का ये भाषण जो इस वक्त वायरल है। आज परिनिर्वाण दिवस है। इस शब्द का मतलब अगर हम समझ जाएं तो अपने जीवन का उद्देश्य हम सबको मिल जाएगा। परिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब ही होता है जीते जी जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया हो। बुद्ध और बाबा साहब किसी दूसरे जन्म की बात नहीं करते, इसी जन्म में रह करके जिसने अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति हेतु उसने वो सारा प्रबंध कर लिया कि उसकी अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल इच्छाओं का शमन कर लिया हो, दमन कर लिया हो, खात्मा कर लिया हो। और उनमें से एक महान विभूति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके पास अवसर था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अवसर था, जब वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए तो उनको भारत सरकार ने ऑफर दिया, लेक्चरर बन सकते थे। जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए, उनको जज बना करके 3 साल के भीतर मुख्य न्यायाधीश का पद का ऑफर हुआ था। उनके पास अवसर था कि वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबर बन जाने का, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और उसी जीवन के उद्देश्य को आप लोगों से साझा करने के लिए आज आपके बीच में आपकी ये बहन आई है, आपकी ये बेटी आई है। वो जीवन का उद्देश्य था कि मैं चाहूं तो बहुत सुख सुविधा में, बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता था। उस जमाने में 400 रुपए एक प्रोफेसर को मिलता था। जज की तो क्या कहने हैं कि उसको कितना सैलरी मिलता था, कितना सहूलियतें मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा, ये 1951 में जालंधर की एक सभा थी 27 अक्टूबर को, उसमें बाबा साहब ने ये बात कही कि मैं चाहूं तो बहुत आराम से, ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया ये दलितों को, पिछड़ों को, अछूतों को, जो मानवता के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको उनके लेवल तक लेकर के आना। तो इंसान को इंसान के लेवल पे, यानी कि जो अछूत समाज समझा जा रहा है उसको इंसान की हैसियत तक लाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना उद्देश्य बनाया। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा साहब ने वो तमाम सुविधाओं को लात मार करके एक उद्देश्य यही बनाया कि किस प्रकार से आपको और हमारे जीवन का आगे मुक्ति का आंदोलन जो था वो हो सकता है। और उसके लिए बाबा साहब ने 3 जो रास्ते बताए, वो था जन बल यानी संख्या बल, दूसरा था मन बल यानी मनोबल, और तीसरा था जिसको कहते हैं कि वोट की ताकत। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा मनोबल तो इतना डाउन किया गया, हमको अछूत बनाया गया, तमाम तरीके से यातनाएं दिया गया, गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधा गया, तमाम तरीके से जातिगत पेशा अपनाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा मनोबल बहुत डाउन है, हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास राजनीतिक शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति आ सकती है। तो उस राजनीतिक शक्ति को बाबा साहब जब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तुम्हारे पास रास्ता है अगर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो, और बाबा साहब अपने मन में यह अरमान लेके नहीं गए, तमाम चेतावनियां दे के गए जो हम आज देख रहे हैं। उन चेतावनियों का सामना करते हुए स्वयं को पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कानून मंत्री जरूर हूं, लेकिन इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं अपने समाज की उन्नति के लिए इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन समाज के जो हितों के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकता। और इसीलिए वो चेतावनियां आपके और हमारे लिए दे करके गए जो
जो समाज आज इधर उधर डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ कहा था बाबा साहब ने कि कांग्रेस और अन्य समाजवादियों के दल में जाकर के आप अपने कद को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में इतना विशाल संगठन है कि वहां पे आपको तत्कालिक लाभ के लिए एक छोटा मोटा पद दे करके वो आपको संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आपको आपकी मुक्ति के लिए अपना दल बनाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना नया मकान बनाने की जरूरत नहीं, जो मकान हमने बना के तैयार किया है इस मकान को मजबूत करने में हमको अपनी एनर्जी लगानी है। बाबा साहब अपना ये सपना लेके दुनिया से चले जाते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी से जब इस्तीफा देके हमारे आपके बीच में आते हैं तो बाबा साहब की वही चेतावनियां लेके आते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, ये समाजवादियों का जो संगठन है ये एक झुंड है जो आपको बहला सकता है, आपको बरगला सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य आपका वोट लेना है, आपको भागीदारी, आपको हिस्सेदारी नहीं देना है। और इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 21 अगस्त को जो एक बड़ा आंदोलन हुआ भारत बंद के रूप में, आरक्षण में वर्गीकरण का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने देखा कि तमाम लोग जो बहक गए थे उस बहकावे में आकर के जो तमाम लोगों ने इधर उधर वोट किया, और जब आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला 3 अगस्त को आया तो मुंह में दही जमाए हुए तमाम सांसद संसद में बैठे हुए थे, किसी के भी मुंह से आवाज नहीं आई। तो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की चेतावनियां आज हमको जगाने के लिए काफी हैं। बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब के सामने बहुत अवसर आए कि वो बिक जाते, आगे बढ़ जाते, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब भी नहीं पीछे हटे। बाबा साहब तो इस सपने को दिल में दुखते हुए रोते थे, और जब उनसे उनके सचिव ने, नानक चंद रत्तू ने यह बात कही कि आप क्यों रोते हैं बाबा साहब, तो वो यही बात उनसे कहे कि रत्तू, मैंने बहुत मुश्किल से समाज की इस सुरक्षा के लिए एक बड़ा सा तंबू मैंने खड़ा किया था, संविधान रूपी तंबू खड़ा किया था। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि समाज का काम करने के लिए मैं लोगों के पास जाता हूं, तो कोई कहता है आज संडे है, कोई कहता है अभी मैं बीमार हूं, कोई कहता है मैं थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बिता लूं, तो इस तंबू का बंबू बनने के लिए मुझे समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं दिखाई देता। मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मुझे बीमारियों ने घेर रखा है, मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से चला जा सकता हूं। मैं यही बार बार सोच करके रोता हूं कि मेरे बाद मेरे इस समाज का क्या होगा। इस समाज का जो तंबू तैयार किया है इसका कोई बंबू बनेगा नहीं, तो ये तंबू कहीं ढह ना जाए, इस चिंता में मैं रोता हूं। लेकिन बाबा साहब ये बात 1956 में नानक चंद रत्तू से कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आज जब मैं पढ़ रही हूं, लिख रही हूं, बीएचयू में प्रोफेसर हो गई हूं, तो आज जब मैंने इतिहास पढ़ा बहुजन समाज का, तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि जो बाबा साहब की आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं को थामने के लिए उसी 1956 में 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हो चुका था। उस तंबू का बंबू बनने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हो चुका था। और अभी 30 नवंबर को माननीय बहन जी ने हम सब लोगों को लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया। बहन जी के चेहरे पे वो चिंता साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, जो समाज का आज उनको भी वही लग रहा है कि समाज का अकेला वो तंबू का वो बंबू खड़ी हुई है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूं जो नदी के बहाव के साथ बह जाऊंगा, मैं वो मजबूत चट्टान हूं जो कि नदी के बहाव को भी मोड़ सकती है। और बहन कुमारी मायावती जी वही मजबूत चट्टान के रूप में आज आपके और हमारे बीच में हैं। 30 नवंबर को उनके चेहरे के जो भाव थे, मेरा तो पूरा समय खाली बहन जी को निहारते ही बीत गया। उन्होंने जो तमाम बातें कही, वो चिंता आपसे यही कह के साझा करके अपनी बात खत्म करूंगी कि कुछ लोग, बहन जी के नॉलेज में सब कुछ है, हमारे मन में जो तमाम प्रश्न उठते हैं उन तमाम प्रश्नों के जवाब बहन जी अपने आप से स्वयं से ही देना शुरू कर देती हैं। और अंत में बहन जी ने यही बात बोली कि जो बाबा साहब इतना संघर्ष किए कि उनको कमरा नहीं किराए पे रहने के लिए मिला, बड़ौदा के महाराज के यहां से नौकरी से इस्तीफा देके उनको जाना पड़ा, रात भर सड़क पे बितानी पड़ी, लाठी डंडे का सामना करना पड़ा। जो संघर्ष बाबा साहब ने किया उसका 1% संघर्ष भी आप और हम नहीं कर रहे हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी के मुखार बिंदु से ये बातें 30 नवंबर को हम लोगों ने सुनी, 15 मिनट तक बाबा साहब के जीवन पे उन्होंने अपनी बात, जब इस बात के लिए कहा कि हम सबको पता है कि कुछ लोग गड़बड़ियां करते हैं संगठन में, तो ऐसा नहीं है कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे भी जानकारी है। लेकिन बहन जी ने एक व्यक्ति के जवाब में ये बात कही कि देखो, खराब काम करने वाले लोग भी दुनिया में हैं और अच्छा काम करने वाले लोग भी दुनिया में हैं। ये तुम्हारा दायित्व है कि अगर तुमको लगता है कि तुम ठीक काम कर रहे हो तो तुम अच्छा काम करो, जिससे कि खराब काम करने वाला नीचे हो जाएगा और अच्छा काम करने वाला ऊपर हो जाएगा।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को, उस बात को बहन जी ने जब कोट किया कि जब उन्होंने इतना मुश्किलों का सामना किया तो तुम और हम, हमारे बीच में 2-3-4 चमचे दलाल जो पैदा हो गए हैं, उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा संदेश था हमारे उन तमाम साथियों के लिए जो अपने तत्कालिक लाभ के लिए थोड़ा सा एक टिकट मिल जाए, थोड़ा सा एक पद मिल जाए, किसी की पिछलग्गू बनने में, किसी की चमचागिरी करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। लेकिन साहब की चेतावनी थी कि जैसे भगोने में चम्मच का काम होता है भगोने को खाली करना, और जिस दिन भगोना खाली हो जाता है चम्मच उठा करके फेंक दिया जाता है। तो चम्मच की हैसियत तभी तक है, चमचे की हैसियत तभी तक है जब तक आपके समाज में आपका एक बड़ा संगठन बहुजन समाज पार्टी के रूप में विद्यमान है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, जिसने बाबा साहब की राजनीतिक सत्ता ही सारे दुखों की चाबी है, इस बात पे जब आगे बढ़ी, पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, दलितों को प्रतिनिधित्व दिया, माइनॉरिटी समाज के लोगों को जब प्रतिनिधित्व दिया, और जब हाथी चल रहा था दिल्ली की ओर और अरुण पाठक भाई नारा लगाए थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, भाई अरुण पाठक जी जब साथ में आए तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगी और अनर्गल उल्टी सीधी भ्रामक बातें फैला करके समाज को तोड़ फोड़ने का काम किया। लेकिन बहन जी की 30 नवंबर को हुई मुलाकात से मन में एक नई स्फूर्ति जागी है। वो स्फूर्ति आप लोग भी अपने मन में पैदा कीजिए कि आज 6 दिसंबर को केवल यहाँ से बातें सुन के नहीं जाना है। हमारे बहुत सम्मानित साथी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे, मन में एक विश्वास लेकर के जाना है। जीवन में 2 तरीके के रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता, जो सही रास्ता होता है वो थोड़ा दुर्गम होता है, थोड़ा परेशानी भरा होता है, और दूसरा रास्ता जो सीधा होता है, सरल होता है, जो आपको चमचागिरी की तरफ लेके जाता है। तो आपको तय करना है कि जो थोड़ा मुश्किल रास्ता है लेकिन आपको शासन सत्ता की बागडोर की तरफ ले जा रहा है, जहां पे आपका सम्मान है, जहां पे आपका प्रतिनिधित्व है, जहां पे आपके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा स्टैब्लिश है, वहां पे आपको लेके जाना है। नहीं तो आज देखिए जहां पे बाकी सारे नेता दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विचारों से डर है बाबा साहब के, तभी उंगली तोड़ी जा रही है। विचारों से डर है बाबा साहब के कि जिनको कानून मंत्री ना बनने के लिए रोका गया, जिनको संसद भवन में ना जाने के लिए रोका गया, संसद का सदस्य ना बनाने के लिए तमाम एड़ी चोटी लगाई गई, जिनसे 2 वोटों का अधिकार छीन लिया गया पूना पैक्ट के माध्यम से, ऐसे बाबा साहब को आज भारत सरकार खुद अडॉप्ट कर रही है और घोषणा की है कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाएगी। तो इसमें इस बहुजन समाज की जीत है और बहुजन समाज पार्टी की जीत है। यह बहुजन समाज पार्टी की देन है कि जिन लोगों को बाबा साहब के नाम से चिढ़ थी, नाम से नफरत थी, आज वो बाबा साहब के न केवल तस्वीरें लगाने के लिए मजबूर हैं, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के ये कहने के लिए मजबूर हैं कि मैं आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन पाया तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से बन पाया। तो इस मजबूती को लेकर के चलिए, किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। लोग आपको केवल बहका रहे हैं, उनको आपका वोट चाहिए, लेकिन आपको आपका सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने में नमक के समान होता है सम्मान। अगर आपने नमक के साथ समझौता कर लिया, नमक ज्यादा हो तो भी अच्छा नहीं होता, नमक कम हो तो भी अच्छा नहीं होता। अगर बिकने की कीमत लगा रहे हो, अगर चमचा बनने की कीमत लगा रहे हो, तो मान्यवर कांशीराम साहब को दिमाग में रखना। साहब से एक बार एक कार्यकर्ता ने बोला, साहब सब कुछ बिक रहा है, नेता बिक रहा है, वोटर बिक रहा है, वोट बिक रहा है, एक दिन कांशीराम भी बिक जाएगा। तो साहब बहुत संजीदा हो गए, बहुत गंभीर स्वभाव, बहुत गंभीर स्वर में अपने उस कार्यकर्ता को रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो, कि हो सकता है एक दिन कहीं कांशीराम ना बिक जाए। उस कार्यकर्ता ने बोला तो साहब ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, जहां सब कुछ बिकाऊ है, वोट बिकाऊ, वोटर बिकाऊ है, वहां पे एक दिन कांशीराम भी बिक सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना कि कांशीराम के बिकने की कीमत एक पौआ दारू नहीं होगी। कांशीराम के बिकने की कीमत एक जिला पंचायती के सदस्य की सीट नहीं होगी या कोई पद नहीं होगा। कांशीराम जिस दिन बिकेगा उसकी कीमत 1 लाख 2 लाख रुपया भी नहीं होगी। कांशीराम के बिकने की कीमत देश के प्रधानमंत्री का पद होगा। तो अपनी बोली लगाओ। ए बहुजन समाज के लोगों, भाई विश्वकर्मा जी ने इतनी अच्छी बात बोली। भाई मैं तो आपसे आज आपको मैंने पहली बार सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज विश्वकर्मा भाई बस एक चीज बोलना आप भूल गए कि आपके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मेला आयोजन किया हुआ है, बनारस में लगाया, राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना। क्या बात है, ये ताकत है बहुजन विचारधारा की, ये ताकत है बहुजन समाज पार्टी की। पिछड़े समाज के लोगों की पूछ जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब से पिछड़े समाज के लोगों की पूछ दूसरी पार्टियों में भी होने लगी। नहीं तो दलित तो हाशिए पे था ही, लेकिन पिछड़ों को भी कोई पूछने वाला नहीं था। और आज जब राष्ट्रीय विश्वकर्मा मेला का मैंने आयोजन देखा तो मुझे बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य होने पर बहुत गर्व हुआ और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर डबल गर्व हुआ कि वो चट्टान के भांति वो महिला खड़ी है। और जब महिला चट्टान की भांति खड़ी होती है
तो बड़े बड़े पुरुष भी उससे डरते हैं, और वो डर मुझे दिखाई दे रहा है। और उस डर का मुकाबला करने के लिए आपको और हमको बहन कुमारी मायावती जी को और मजबूत करना है। पूरे हौसले के साथ में इकट्ठा होइए। हमको भी कुछ बातें परेशान करती हैं, लेकिन जब बहन जी का जो संदेश था वो लेके वहां से आई, उनसे मुलाकात करके आई, तो नई एनर्जी लेकर के आई कि मुझे अपना काम करते जाना है। कोई पीछे क्या बोल रहा है, कोई टांग खींच रहा है, कोई चमचागिरी कर रहा है, उसके ऊपर समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। जुट जाइए। आप लोगों ने इस आजमगढ़ की धरती पर इतिहास कायम किया है। हमारे बहुत सम्मानित डॉक्टर बलिराम जी इस बहुजन मिशन की नींव है, जिन्होंने संघर्ष किया है ना, तभी आज इतना सम्मान है। यहाँ पर पहले जो सांसद चुने गए, रामकृष्ण यादव जी को अगर छोड़ दीजिए तो दलित समाज का एक बड़ा चेहरा तो हमारे बीच में यहाँ पर बैठा ही हुआ है ना, तो बहुत बहुत बड़ा चेहरा एक हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। और जब तक सर हमारे बीच में हैं, हमको इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और इस अनुभव का लाभ आप केवल बैक बाइटिंग करके नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं है। आपको, हमको, सबको मिल करके जो आपका अनुभव है वो हम लोगों को जो मिले, उससे हम लोग इस मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। यही एक बात लेकर के कि कभी भी हार नहीं मानना है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए मैं बस यही कहूँगी, जो एक बात मैं अक्सर उनके लिए बोलती, यही बात कह के अपनी बात खत्म करूँगी कि संघर्षों ने गढ़ा उनको। बहन कुमारी मायावती जी के लिए है ये, संघर्षों ने गढ़ा उनको, वो बहुजन की मसीहा हैं, मिशन और मूवमेंट की वही सच्ची खवैया हैं। अरे दलित, पिछड़े और मुसलमान और शोषितों की असली पालनहारा हैं कि उनको छोड़कर बोलो कौन रहनुमा हमारा है। बनी परिवर्तन की धारा, बनी परिवर्तन की धारा स्मारकों को संवारा है। अमर इतिहास में दर्ज अब हर महापुरुष हमारा है। और ये देन केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। आइए आज हम सब लोग बाबा साहब को अगर श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने में है। बहन जी को कमजोर अगर करेंगे तो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कमजोर अगर आपने हमने कर दिया तो ये जान के रखिए बाकी पार्टियां क्षेत्रीय हैं। बाकी पार्टियां एकदम जो नया नया खिला हुआ एक पौधा होता है ना, जिसको कभी भी कोई भी अपने पांव से कुचल सकता है, बाकी जो नए नए दल बनवाए जा रहे हैं इनकी हैसियत उसी के बराबर है। तो बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो आपसी लड़ाई हम लोग कभी और निपटा लिया जाएगा, घर की लड़ाई को बाद में निपटा लिया जाएगा। अभी जो बाहरी लोगों से हमारे इस मिशन को, इस बहुजन मिशन को खतरा है, उस खतरे को रोकने के लिए आइए हाथ बढ़ाइए। में इस मिशन को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब 2027 में इस आजमगढ़ का इतिहास रहा है, 10 में से कम 7 से 8 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में रही है। अपना जोर लगाना शुरू कर दीजिए। जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, चाहे मऊ के हैं, बलिया के हैं, आजमगढ़ के हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं और नहीं भी हैं, सब अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लीजिए। हम तो 7-8 महीने से ही पार्टी में है ना, इसके पहले तो 10 साल तक हम पार्टी के बाहर ही रह के काम कर रहे थे, लेकिन हमको समझ में आया कि पार्टी का सदस्य होना कितना जरूरी है। एक बड़े संगठन का नाम आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अपना रहनुमा आपको, हमको खुद ही तय करना है कि बहन जी के नेतृत्व में इस आजमगढ़ को हम पूरे जो है भारतवर्ष में चमकाएं और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे लेकर के आए। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारी पूरी जो टीम यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई विनोद चौहान जी को, और आप सबको भी कि जो मौका दिया और इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं। और आप सब लोगों को पुनः बहुत सारा आभार। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।